तो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो है करंट अफेयर के दूसरे दिन के वीडियो में हैं हम लोग। तो देखते हैं आज लोग का प्रश्न क्या है और किस तरीके का है जो आपके एग्जाम से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया। वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर बिन इनॉग्रेटेड। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन है संबलपुर है, मुंबई है, चेन्नई है, देहरादून है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये भी बात समझना है कि ये स्किल इंडिया सेंटर कह रहा है। स्किल इंडिया सेंटर का मतलब कि अधिक से अधिक जितने छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, उनके स्किल को बढ़ाना है ताकि उनका रोजगार या उनको नौकरी मिलने में सहायता मिल सके। तो लगभग 1200 छात्रों का जो है टारगेट लिया गया है। इसमें लगभग 1200 छात्रों को जो है उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा और ये हो रहा है संबलपुर में। संबलपुर कहाँ है? तो यह उड़ीसा राज्य में है। संबलपुर जो है उड़ीसा राज्य में है और वहां पे यह स्किल इंडिया डेवलपमेंट का काम चल रहा है। तो लगभग 1200 स्टूडेंट का जो है स्किल डेवलप किया जाएगा जिससे उनको रोजगार मिलने में काफी मदद मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किस झील पर किया गया है। The world's highest frozen lake marathon has been held on which lake? तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि सबसे पहले तो एक वर्ड है यहाँ पे सबसे ऊंची जमी हुई झील। सबसे ऊंची वो भी झील जमी हुई होनी चाहिए और जमा होने का मतलब कि टेम्परेचर 0 डिग्री से कम हो या 4 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो तब भी वो झील जमने लगता है। तो सबसे पहले झील की बात करें तो इसका आंसर होगा आपका पैंगोंग त्सो झील। हालांकि सामान्य तौर पर पैंगोंग झील कहते हैं लेकिन इसका पूरा नाम है पैंगोंग सो। तो पैंगोंग सो झील जो है यह लद्दाख में स्थित है। सबसे पहली बात यह कहाँ स्थित है? यह लद्दाख में स्थित है और इस झील पे ये मैराथन हो रहा है, यहाँ पे दौड़ हो रहा है। इसको एक नाम दिया गया है। इस दौड़ को लद्दाख में जो हो रहा है इसको कहा गया है द लास्ट रन। द लास्ट रन के नाम से जाना गया है और आज के डेट में देखा जाए तो पर्यटन के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है ये। लेकिन समस्या एक ये भी होती जा रही है कि पर्यटन के हिसाब से दिन पर दिन पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है, यहाँ प्रदूषण का भी मामला बढ़ते जा रहा है। अगर जितना ज्यादा प्रदूषण बढ़ेगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी और वो झील जो जमा हुआ है वो जमे हुए झील के रूप में हमें प्राप्त नहीं होगा, तो पानी के रूप में तब्दील हो जाएगा। ध्यान रखना है कि जो सबसे ऊंची जमी हुई झील है वो पैंगोंग त्सो झील, जहाँ पे मैराथन किया जा रहा है और इस मैराथन पे क्या है कि उस पे स्केटिंग किया जाएगा। जो जमा हुआ बर्फ है उस पे स्केटिंग होगा। स्केटिंग का ही वो दौड़ नाम दे दिया गया है और इसको एक अलग से नाम रखा गया है यहाँ पे द लास्ट रन। ये ध्यान रखना है। मैराथन कहाँ हो रहा है, ये झील भी फेमस है, स्थान भी फेमस है, लेकिन इसका जो नाम है द लास्ट रन ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो ये ध्यान में आपको रखना होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी है। What percentage of FDI has been approved by the Indian government in the space sector? तो सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड आता है आपका FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। FDI का मतलब होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। मतलब कि भारत सरकार तो जो निवेश कर रही है वो तो कर ही रही है, विदेशों से अंतरिक्ष में कितना निवेश किया जाना चाहिए इसके लिए भारत सरकार ने अलाउ किया है कि अब से 100%, 100% कोई भी विदेशी कंपनी आकर के हमारे अंतरिक्ष में पैसा निवेश कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है। इसका मतलब कि भारत और भी डेवलपमेंट के कगार पे पहुंच गया है। यानी अगर आईटी क्षेत्र में या संचार क्षेत्र में अगर डेवलपमेंट करना हो उसके लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, उसके लिए कैपिटल की आवश्यकता होती है और अगर हमें विदेशी कंपनी के माध्यम से डेवलपमेंट करने का मौका मिल रहा है तो
ये बहुत ही अच्छी बात है, यानी भारत सरकार के लिए तो बहुत बेहतरीन बात है, क्योंकि विकास के लिए सबसे ज्यादा पूंजी की आवश्यकता है, खास करके ये सौर अंतरिक्ष के मामले में हो। यहाँ पे 100% जो है निवेश का ऑफर दे दिया है भारत सरकार ने। कोई भी विदेशी कंपनी आकर के जितना पैसा खर्च हो रहा है 100 का 100% पैसा निवेश कर सकती है। इसके लिए भारत सरकार एक एग्रीमेंट बनाई। क्या रखना है? FDI का मतलब होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी कोई विदेशी कंपनी कितना पैसा निवेश कर सकता है, इसके लिए यहाँ पे अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत सरकार ने अलाउ कर दिया है कि 100% निवेश कर सकता है। इससे पहले 74% मात्रा थी, लेकिन अब यह प्रतिशत बढ़ा करके 100% कर दिया गया है, तो काफी अच्छी बात है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? Who has been awarded France highest honor, the Legion of Honor? अब यहाँ पे देखिए ये जो सम्मान है, ठीक है, ये सम्मान फ्रांस के द्वारा दिया गया है, द लीजन ऑफ ऑनर। ये फ्रांस का ना सर्वोच्च नागरिक सम्मान, यानी फ्रांस सरकार जो है वह देख रही है कि एक ऐसे व्यक्ति जो समाज के लिए जो है अपना जीवन योगदान कर दिया, उसके लिए यह सम्मान रखा गया है। यानी फ्रांस अपने तरफ से सर्वोच्च नागरिक को यह सम्मान देता है, तो आखिर एक कोई विदेशी या भारत से हट करके कोई देश है किसी व्यक्ति को सम्मान दे रहा है, तो भारत में इसका आंसर बताने की आवश्यकता है नहीं। वो व्यक्ति कौन है? नरेंद्र मोदी। 2014 के बाद, है ना, उसके फिर दूसरे लोकसभा चुनाव 2019 के बाद शायद ही कोई ऐसा वर्ष हो जिसमें इनको विदेशों से सम्मान ना मिला हो। अगर सम्मान का काउंट किया जाए तो गिनती कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाल फिलहाल की बात करें तो हाल फिलहाल जो है फ्रांस के द्वारा जो है यह सम्मान दिया गया है। इससे पहले अमेरिका के द्वारा दिया गया था, फिर पापुआ न्यू गिनी के द्वारा दिया गया था। मतलब लगातार 2019 से लेकर के 2024 तक, सिर्फ 2022 अगर छोड़ दिया जाए तो लगातार इनको सम्मान मिला है। लेकिन हाल फिलहाल में यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं द लीजन ऑफ ऑनर, यह फ्रांस के द्वारा दिया गया है। और वह व्यक्ति कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, बात ध्यान रखना है आपको। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत को 9 प्रोजेक्ट के लिए 12,827 करोड़ रुपए का विकास सहायता ऋण कौन सा देश प्रदान करेगा? Which country will provide development assistance loan of 12,827 crore for 9 project of India? देखिए 9 प्रोजेक्ट है इसमें। 9 प्रोजेक्ट का मतलब कि बहुत सारे कार्य हैं इसमें, और एक ऐतिहासिक इतिहास रहा है कि भारत कभी भी विदेश से अगर लोन लेता है तो उसमें सबसे पहला स्थान आता है जिसका नाम है जापान। ठीक है, अभी तो ये 9 प्रोजेक्ट का है। इससे पहले आप बुलेट ट्रेन के लिए भी देख सकते हैं कि बुलेट ट्रेन जो मुंबई से अहमदाबाद के लिए चलने वाली है, उसके लिए 70,000 करोड़ लोन जो है भारत सरकार ने लिया था। यहाँ से लेने का कारण ये भी है कि थोड़ा सा कम ब्याज दर में हमें लोन प्राप्त हो जाता है। तो अभी जापान एक ऐसा देश है जो कि एक तरह से फाइनेंशियली डेवलपमेंट बोले या पॉलिटिकल डेवलपमेंट बोले या IT सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए बोले तो सबसे आगे है। ठीक है, तो हम लोग जो है जापान सरकार से 9 प्रोजेक्ट के लिए 12,827 करोड़ रुपए कितना लोन लिया ये मायने नहीं रखता है, सबसे ज्यादा मायने रखता है किस देश से लिया गया। तो आपको ध्यान रखना है जापान। जापान हमेशा से भारत की मदद करता है, चाहे वो ऋण के तौर पे हो चाहे IT सेक्टर के तौर पे हो। आज भी भारत से पर कैपिटा इनकम में जापान आगे है और हम लोग पीछे हैं। जापान की एक खूबी ये भी है कि लगभग यहाँ हर 10 साल पे भूकंप आते ही रहता है। ये भूकंप वाला जो है आपको पता है, उगते सूर्य का देश इसको कहते हैं। यह 4 द्वीपों पे ही बसा हुआ है, तो हमेशा भूकंप आते ही रहता है। तो यहाँ पे हर 10 साल पे एक बार भूकंप आता है, फिर भी अपने आप को डेवलप कर लेता है और पर कैपिटा इनकम में कई गुना ज्यादा आगे है भारत से। ठीक है, तो ये खासियत है। तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश कौन सा है? ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है सौर गठबंधन, ये सौर गठबंधन है क्या? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मतलब कि सरकार चाहती है कि जो भी ऊर्जा की खपत हो रही है, हम लोग कोयले पे आधारित ना होकर के, कोयले पे डिपेंड ना होकर के सौर ऊर्जा पे अगर डिपेंड हो तो ज्यादा से ज्यादा हमें मदद मिल सकती है। कहने का अर्थ है कि भारत सरकार ही, अगर आज आप देख लीजिए तो सौर ऊर्जा के लिए सौर प्लेट पे सब्सिडी दे रही है। यानी लगभग अगर आप सौर प्लेट लगा रहे हैं तो लगभग 75,000 के आसपास में जो है यह लोन आपको मिल रहा है। यहाँ पे भारत सरकार के माध्यम से लगभग 75,000 रुपए आपको सब्सिडी मिल जाएंगे अगर आपको सोलर प्लेट लगाना है। तो जब भारत सरकार इतना सब्सिडी मदद कर रही है तो इंटरनेशनल लेवल पे कितना मदद हो सकता है, तो ध्यान देना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में ऑलरेडी 118 देश थे, 119वां देश जो है वो है माल्टा। ठीक है, तो माल्टा जो है यह सौर गठबंधन में शामिल हुआ है 119वें देश के रूप में। हमें तो लगता है कि लगभग पूरे विश्व के जितने भी देश हैं सभी देश को इसमें शामिल होना चाहिए। लगभग इसकी संख्या 119 हो चुकी है। अब 119वां देश जो है ये माल्टा है। ठीक है, तो ये सौर गठबंधन काफी हेल्पफुल हो सकता है कोयले के ऑप्शन में अगर सोलर एनर्जी को रखा जाए तो। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज पीस इफोर्ट 4 इज बीइंग हेल्ड इन विच कंट्री? देखिए, इसका नाम जो है शांति प्रयास 4। शांति प्रयास 4 का मतलब ये नहीं है कि हमको हल्ला गुल्ला करना है या शांति बना के रखना है। नेपाल अभी एक ऐसा देश है जो अमेरिका के साथ मिल करके यह प्रैक्टिस कर रहा है। कई सारे इसमें फोर्सेस शामिल हुए हैं और भी देश के फोर्सेस शामिल हुए हैं। यह अभ्यास चल रहा है। अभ्यास इसलिए होता है ताकि जो है सेना के अंदर वो मोटिवेशन बना रहे कि अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाए, कोई आपातकाल पड़ जाए तो युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहे। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा नेपाल। यानी नेपाल जो है वो अभी अमेरिकी सैन्य के साथ मिलकर रहा है और भी देश के जवान इसमें शामिल हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस या प्रयास करने का उद्देश्य यही रहता है कि सेना के अंदर वो मोटिवेशन बना रहे, साथ ही साथ जो उनको ट्रेनिंग मिल रही है उस पर वो अमल करते रहे, हमेशा एक विश्वास बना रहे, कॉन्फिडेंस बना रहे कि कभी भी इमरजेंसी बने वो हमेशा तैयार रहे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के पूर्व क्रिकेटर लालचंद राजपूत किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं? देखिए, सबसे पहले बात आंसर से पहले बात अगर करें तो ये पूर्व क्रिकेटर हैं लालचंद राजपूत। ये आई थिंक 2007 या 2009 के आसपास में जो आईपीएल चल रहा था उस समय इनकी मुख्य भूमिका थी। कहा जा रहा है कि किस देश के क्रिकेटर टीम के मुख्य कोच बने। किस देश का मतलब, इसका मतलब है कि भारत से बाहर ही है। तो पहला ऑप्शन है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या यूएई। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका यूएई, जिसका नाम है संयुक्त अरब अमीरात। यूएई को और क्या कहते हैं? संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, और ये संयुक्त अरब अमीरात जो है यहाँ पे देखा जाए नाम है संयुक्त, यानी टोटल 7 ऐसे अरबियन कंट्री है, 7 स्टेट है वहां पे, वो मिल करके एक यूएई का निर्माण करते हैं। जहाँ पे आप लोग नाम सुने होंगे एक दुबई। ठीक है, तो दुबई भी एक ऐसा हिस्सा है जैसे यूएई की राजधानी है वहां पे दुबई। दुबई भी उन 7 स्टेट में से एक स्टेट है जो यूएई मिलकर बना है। तो यूएई, इसको हिंदी में बोल रहे हैं यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात। ये जो अमीरात है इसकी संख्या कितनी है? 7 है।
7 अमीरात मिल करके संयुक्त अरब बना रहे हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया है संयुक्त अरब अमीरात, जिसकी राजधानी कहाँ है, दुबई है। और इसका अगर आप मुद्रा देखें तो क्या है, दिरहम। ठीक है, और आजकल एक दिरहम बराबर जो है लगभग 21 या 22 रुपए के आसपास में चल रहा है भारतीय मुद्रा में रूपांतरण करें तो। दुबई में एक ऐसा स्थान बन चुका है जो पूरे विश्व में देखिएगा, एक तरह से वहां पे प्लेटफॉर्म के रूप में उसकी बात करें, या जितने भी विश्व के व्यापारी हैं वहां आकर के ठहराव अपना लेते हैं 1-2 दिन के लिए। इस वजह से पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा फेमस अगर होटल की बात करें, रेस्टोरेंट की बात करें तो दुबई में ही है। 5 स्टार की तो बात छोड़ ही दीजिए, 10 स्टार 11 स्टार यहाँ पे होटल है। तो इसके बढ़ने का कारण यहाँ पे उपस्थित तेल की मात्रा नहीं है, इसका आगे बढ़ने के कारण यहाँ पे कई सारे व्यापारी आकर के ठहरते हैं, 1-2 दिन के लिए इनका ठहराव होता है। उसकी वजह से और धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि जो इनका लोकेशन है वो एकदम समुद्र के आसपास में ही है। ठीक है, एक तरह से एक प्लेटफॉर्म का ये काम करती है, इसलिए ये ज्यादा फेमस है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यूएई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि बैगलेस स्कूल पहल की शुरुआत किस राज्य में की गई। बैगलेस स्कूल पहल की शुरुआत किस राज्य में की गई। द बैगलेस स्कूल्स इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड इन व्हिच स्टेट। सबसे पहली बात है, नाम से स्पष्ट हो जा रहा है, बैगलेस यानी बैग नहीं ले जाना है बच्चे, बैग नहीं ले जाना है, बिना बैग के जाना है। ये काम ना बहुत पहले होना चाहिए था, और सिर्फ एक राज्य में ही क्यों, पूरे भारत में ऐसा होना चाहिए था। शुरुआती दौर में बच्चे के पीठ पे इतना ज्यादा मतलब वजन हो जाता है, ऐसा लगता है कि पढ़ाई का जितना बोझ नहीं है उससे ज्यादा बैग का बोझ है। इसलिए कुछ सरकार ने यहाँ पे कदम उठाया है कि बिना बैग के स्कूल में जाएंगे और क्रिएटिव तरीके से उनको पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि बैग नहीं ले जाएंगे तो पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई होगा, बट क्रिएटिव तरीके से सिखाया जाएगा, उनको स्किल दिया जाएगा कि आखिर पोएम पढ़ा रहे हैं तो पोएम में एक्टिविटी करा करके उनको पढ़ाया जाएगा। पहले हम लोग बस वही रट्टा मार लेते थे किताब से, हो गया, लेकिन अब उस पोएम का एक्टिविटी दिखा करके तब याद कराया जाएगा। तो एक्टिविटी के लिए कोई बुक वगैरह की आवश्यकता नहीं है ना। तो यहाँ पे बैगलेस जो है स्कूल की पहल सबसे पहले जो है वो अभी फिलहाल मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है, इसका आंसर मध्य प्रदेश होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो यह पूरे भारत में शुरू होना चाहिए। ये जो योजना है, जो प्लान है, ये अमेरिका से कवर किया गया है। अमेरिका में आज से नहीं, आज से लगभग 100 साल पहले से वहां पे चल रहा है कि शुरुआती दौर में चाहे वो नर्सरी हो, यूकेजी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, यानी लगभग क्लास 5 तक स्कूल बैग नहीं ले जाना है। स्कूल में ही एक ड्रॉवर रहेगा, वहां पे उनकी किताबें रहेंगी, अपना वो क्लास करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना है यहाँ पे, ये जो बैगलेस बिना बैग का स्कूल अगर जाना है आपको तो फिलहाल ये योजना मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला और अंतिम प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा। वेयर विल उत्तर प्रदेश फर्स्ट टर्टाइल कंजर्वेशन रिजर्व टू बी सेट अप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व, कछुआ की भी संख्या धीरे धीरे घट रही है, उनको भी कंजर्व करना है, उनको भी सुरक्षित रखना है, इसलिए जो है यह रिजर्व स्थापित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश का गोंडा शहर ऐसा है, ये यहाँ पे रिजर्व स्थापित किया जा रहा है। ऑलरेडी गोंडा कछुआ के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे ज्यादा मात्रा में कछुआ पाए जा रहे हैं। जहाँ पे कछुआ पाए जा रहे हैं वहीं पे अगर रिजर्व स्थापित कर दिया जाए तो उनकी संख्या को बचाया जा सकता है। और इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ गोंडा की कछुआ हो, और भी जगह भी कछुआ है तो उस रिजर्व में ला करके रखा जा सकता है उनकी सुरक्षा। ठीक है, तो ध्यान देना है यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा आपका गोंडा। तो यहाँ पे टोटल ये 10 प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न को और भी चाहें तो हम अपडेट कर सकते हैं, और भी चाहें तो इसको डिटेल कर सकते हैं, लेकिन अगर डेली डेली जो है बहुत ज्यादा अपडेट करते हुए हम आपको देते हैं, ये भी होता है कि दिमाग पे वजन ज्यादा बढ़ जाए। तो कोशिश करेंगे कि जितना इम्पोर्टेंट हो, जो आपके जानकारी के लायक हो, उतना ही चाहिए हमको, उतना ही देंगे हम आपको। ऐसा नहीं कि हम लोग को विद्वान बनना है, सिर्फ उतना पढ़ें जितना कि जरूरी हो, जितना आवश्यकता हो।
कोशिश करेंगे कि इसके साथ साथ हम स्टैटिक चीजें भी पढ़ते जाएं। ठीक है, चलिए तो आज यहाँ इतना तक ही, धन्यवाद।